नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एडिटोरिया का जो बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है उसका जो है हम लोग आज सेकेंड जो है वो टेस्ट देखेंगे। पहला टेस्ट करवा दिया गया है तो आप लोग उसको अभी देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे जो है वो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा 1833 जो था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी के द्वारा जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1813 के एक्ट से आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा सूची में जो है, द्वितीय सूची में जो है शपथ ग्रहण की चर्चा है, यानी ए का 2 हो जाएगा। सॉरी, दूसरा जो अनुसूची है उसमें वेतन, पेंशन एवं भत्ता का चर्चा है। शपथ की जो चर्चा है वो तीसरा में है, ठीक है। तो तृतीय का यानी 3 का 2 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो है, 8वीं अनुसूची में भाषाई प्रावधान है तो इसका 1 हो जाएगा। और 6ठी में जो है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर जो है 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम अनुसूची की बात करें तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची की चर्चा है। पहला में वेतन की चर्चा है, दूसरा में शपथ ग्रहण, चौथा में राज्यसभा सदस्यों का आवंटन, 5वां में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन, 6ठा में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 7वां में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का प्रावधान है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार है, 10वीं अनुसूची दल बदल है, 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ हैं और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान में जो है वो 3 तरीके के आपातकाल का चर्चा है, राजकीय, राष्ट्रपति और वित्तीय। बात करें इसको जो लागू किया जाता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति इसको जो है वो लागू करते हैं। आर्टिकल 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान के प्रस्तावना में नहीं दी गई है। तो अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास का जो स्वतंत्रता है ये संविधान में दिया गया है तो नहीं पूछा है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन जो है वो डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में जो है हमको सही जोड़ा यहाँ पे दिया गया है, उसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए हैं, ये सही है। कनाडा से संसदीय शासन प्रणाली का व्यवस्था जो लिए हैं ये गलत है। कनाडा से बात करें तो हम लोग जो है वो संघात्मक व्यवस्था लिए हैं और साथ ही साथ जो है अवशिष्ट सूची का जो प्रावधान है वो भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बाकी जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का जो है वो प्रावधान हम लोग लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो बिहार जो है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है और इसमें जो है बिहार के अलावा जो है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और सिक्किम भी आता है। भारत में अगर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो भारत को टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद में जो है वो बांटा गया है। 7वां नंबर प्रश्न है कि अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो अब तक जो है वो 6 राष्ट्रपति को जो है वो भारत रत्न दिया गया है। बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले 1954 में दिया गया था और 2019 में जो है वो प्रणब मुखर्जी को जो है वो दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो मोहम्मद यूनुस थे और इनका जो समय है वो है 1884 से लेकर के ये 1952 तक जो है वो ब्रिटिश भारत में बिहार प्रांत के प्रथम प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है। ये जो है ये डीपीएसपी के थ्रू यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में हमको जानकारी मिलती है और इसकी जो जानकारी है वो हमको आर्टिकल 38 से जो है इसका जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत का संचित निधि पर भारित नहीं है। तो देखिए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति इन सबों का जो है वो वेतन और भत्ता जो है वो संचित निधि पर भारित होता है, लेकिन महान न्यायवादी का जो वेतन भत्ता है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो दिए गए विकल्प में देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है। देखिए राज्य सरकार जो है ये निलंबित नहीं होती है, तो गलत तो ऑप्शन बी है। जो राज्य सरकार का जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, ये सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ये जो शक्ति है वो आर्टिकल 352 के थ्रू राष्ट्रपति अपने हाथ में लेते हैं और अंतिम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी और वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो 360 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो जो यूपी का कोल्डिहवा है वहाँ से सबसे पहले जो है वो चावल का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे चिरांद से आपको ये ध्यान रखना है कि चिरांद में बिहार का एक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे था, ये सही है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में था। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे था और आलमगीरपुर जो है ये घग्घर नदी के किनारे नहीं था। आलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो ये हिंडन नदी के किनारे था और इसकी जो खोज है आलमगीरपुर की ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है वो किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था। तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्होंने जो सोने का सिक्का चलाया था उसमें जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो था वो धनुर्धर था। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये 6 प्रकार के सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है। तो दशराज युद्ध का जो चर्चा है वो हम लोगों को ऋग्वेद का जो है वो 7वें मंडल से हमको मिलता है और ये इसमें ये बताया गया है कि ये दशराज का जो युद्ध था ये पुरुषनी या रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिलान करना है, शासक और वो किस वंश से थे, ये हमको यहाँ पे सही जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए देवराय प्रथम जो थे ये संगम वंश के शासक थे। नरसिम्हा जो थे ये सालुक वंश के थे। कृष्णदेवराय तुलुक वंश के थे और तिरुमल जो है ये आरावीडु वंश के राजा थे। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी। देखिए फ्रांसीसियों की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी जो है ये 1664 में भारत आए थे और इन्होंने पहली कोठी जो है वो सूरत में खोला था और वो खोला था 1668 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये जो टिप्पणी है कांग्रेस पे ये अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने भारत में विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की।
तो जो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति भारत में शुरुआत की गई। लॉर्ड मेयो से आपको ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो 1872 में करवाया था और एक अफगान ने इसका जो है हत्या अंडमान एवं निकोबार में चाकू मारकर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी जो गलत दिया हुआ है। देखिए, मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो मुंडा विद्रोह जो है ये 1899 से 1900 तक चला है और बिरसा मुंडा इसके नेता थे, ये सही है। भील विद्रोह की बात करें तो ये 1825 से लेके 1831 तक चला था और सेवाराम जो है ये इसके नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन बी भी सही है। रामोसी विद्रोह की बात करें तो रामोसी विद्रोह जो है ये 1822 से लेके 29 तक हुआ था और ये जो है राजा तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता नहीं थे। रामोसी विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसके राजा जो है वो सरदार चित्तर सिंह थे। सरदार चित्तर सिंह जो है ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो हमारा ऑप्शन सी नंबर जो है वो गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। चेरा विद्रोह की बात करें तो चेरो विद्रोह जो है ये 1800 ईस्वी में हुआ था और भूषण सिंह जो है ये इसके नेता थे। बाकी कुछ विद्रोह आपको याद रखना है कि सन्यासी विद्रोह बिहार में हुआ था, खासी विद्रोह असम में हुआ था, तीरथ सिंह इसके नेता थे और कोल विद्रोह जो है इसके नेता बुद्धू भगत थे और ये झारखंड के छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है। तो जो के मालेसन है, के मालेसन के द्वारा जो है वो 1857 के विद्रोह को एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना गया है उनके द्वारा। बीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। डिजराइली ने यह राष्ट्रीय विद्रोह था, उन्होंने ऐसा बोला था। टीआर होम्स ने बोला था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। कौन सा? 1857 का जो क्रांति था वो। तो ये सब प्रतिक्रिया जो है इन लोगों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन हमको यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी का गठन किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था। देखिए, यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो ये एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग इन लोगों के द्वारा जो है वो 1867 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो जाति प्रथा का विरोध करना था, ना कि समर्थन करना। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अडयार में हुआ था। ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी जो मृत्यु है वो 1920 में हो गई थी और असहयोग आंदोलन के दरमियान जो है वो खर्च की पूर्ति हेतु जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो 1920 का असहयोग आंदोलन के लिए जो है वो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट या पूना समझौता संपन्न हुआ था। तो पूना समझौता की बात करें तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच जो है ये 1932 में हुआ था और ये मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में या उनके कारण जो है ये पूना पैक्ट संपन्न हो पाया था। और इसमें जो है इस समझौते के अंतर्गत जो है विधानसभा में जो है वो अनुसूचित जाति यानी जो हरिजन है इनके लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से जो है वो 148 कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? देखिए, सारंडा वन्य क्षेत्र जो है ये भारत देश का झारखंड राज्य में स्थित है और इसी को जो है भारत सरकार को जो बोला गया है कि इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए और ये झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। वैद्येश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो ये जो है कंप्यूटर विज्ञान से ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो नीतीश कुमार जो है वो 10 बार शपथ लेके जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश की प्रतिनिधित्व करती है? तो जो फातिमा बॉस हैं, जो अभी 74वां मिस यूनिवर्स बनी है, ये मैक्सिको की जो है ये प्रतिनिधित्व करती है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी उन्मूलन करने वाला जो राज्य है वो भारत देश का केरल राज्य बन गया है। केरल ने 1 नवंबर 2025 में जो है वो भारत का पहला अत्यधिक गरीब मुक्त राज्य जो है उसको घोषित किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो गाजा शांति शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो मिस्र के अध्यक्षता में जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है कि भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसेना अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा जो है वो नया नौसैनिक अड्डा INS अरावली को जो है वो गुरुग्राम में जो है इसको स्थापित किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 मनाया गया है? आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, पुष्कर कुंभ मेला पूछा है, महोत्सव पूछा है, तो इसका सही जवाब तो उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन जो पुष्कर मेला है, पुष्कर मेला का जो आयोजन है वो आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जो राज्य वित्त सचिवों का जो 35वां सम्मेलन है इसका आयोजन जो है वो मुंबई के अंदर किया गया है। ये करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? तो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है ये असम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भोगेश्वर बरुआ की बात करें तो भोगेश्वर बरुआ जो है ये 1966 में जो है ये एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्हीं के नाम पर जो है ये खेल पुरस्कार का स्टार्ट जो है वो असम के द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब केरल हो जाएगा। केरल ने 100% डिजिटल साक्षर का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 ईस्वी में किया गया था और 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो नागपुर के अंदर जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पे जो है दिए गए विकल्पों में जो सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है वो अंडमान एवं निकोबार में है। अंडमान एवं निकोबार में बात करें तो इसमें टोटल 537 वन्यजीव अभयारण्य अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कच्छ डेजर्ट है और कच्छ डेजर्ट जो है वो गुजरात राज्य के अंदर है। और सबसे छोटा जो है वो आपका पिट्टी व गूज आइलैंड है जो लक्षद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो
जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया है। निम्न में से कौन उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है? तो उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो हैं उनका नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आपको हिंदी का ध्यान रखना है कि हिंदी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, और अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है वो ब्रिज खेल से संबंधित हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो फुटबॉल से कुछ कप आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका हो गया मर्डेका कप, और बैडमिंटन से हो गया आपका नारंग कप, गोल्फ से हो गया आपका राइडर कप, ये सब ध्यान रखना है। 42 नंबर प्रश्न है हम लोगों के सामने यहाँ पे कि प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो भजन सोपारी हैं इनका संबंध जो है वो संतूर वादक ये थे, तो इनका नाम संतूर से जुड़ जाएगा। यहाँ पर लिखा है सरोद, वीणा, सारंगी, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। और अली मोहम्मद हुसैन खान जो है वो शहनाई बजाते थे, जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, और शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखुपिला लोक नृत्य जो है इसका संबंध मिजोरम राज्य से हो जाएगा। कुछ यहाँ पे और हम नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का है, नकटा कोली लावणी महाराष्ट्र का है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। ये सब आपको जो नृत्य है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया है? तो इसको 1 जुलाई 2024 से जो है वो 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1992 में किया गया था, और प्रत्येक वर्ष जो है वो हम लोग 1 दिसंबर को जो है वो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सुपर कंडक्टर के जो आविष्कारक हैं उनका नाम जो है वो एच कामेरलिंग हो जाएगा। एच कामेरलिंग को सुपर कंडक्टर के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने इंग्लिश का कि फॉर्मली पुट एन इंड टू सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा एबॉलिश, जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ईडियम्स फ्रेजेस किट्टी कॉर्नर। किट्टी कॉर्नर का जो ईडियम्स है वो हो जाएगा कि थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। तो इसका डी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम। तो इसके लिए हमको मोस्ट अप्रूव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, तो ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, इसका जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा एक्म्प्लाइज, जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल, इसका जो सही जवाब है वो हमारा ओप्स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो आपका 94,193,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये लगभग जो है 2.86% है, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का कि पशुओं को रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस
से संबंधित है। तो जो पशुओं का रेड सिंधी नस्ल है इसका संबंध जो है ये गाय से हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा कॉल जो है ये भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु है। तूतीकोरिन की बात करें तो तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और अब इसका नया नाम जो है वो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वो 1948 ईस्वी में की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो होमी जहांगीर भाभा थे, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इनके वो के.एन. व्यास हैं। के.एन. व्यास हैं। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बिहार के मुंगेर में जो है वो भीम बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च चोटी है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च चोटी जो है वो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी हो जाएगी, और अनाईमुडी की ऊंचाई की बात करें तो ये 2695 मीटर जो है ये ऊंचा है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बिहार में जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वो दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? यानी कि दिए गए विकल्प में वो गर्म जलधारा होगा। तो जो अलगुहास की जो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है, बाकी कैनारी, ओयाशियो और पेरू या हम्बोल्ट जो है ये सब ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे है, ये सही है। तिलैया डैम कोनार नदी पर है। देखिए, तिलैया डैम जो है ये कोनार नदी पे नहीं है, तिलैया डैम जो है ये बराकर नदी पे है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, मिश्रित खेती में जो है वो एक ही खेत में अगर हम बात करें तो पशुओं का पालन और फसल एक साथ होती है। तो इसका सही आंसर जो है ये सी हो जाएगा। इसका सही जवाब बी भी हो सकता है कि एक ही खेती में दो या दो से अधिक फसल भी होती है, उसको मिश्रित खेती कहते हैं। लेकिन सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम लोग जा रहे हैं। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, और कृष्णा की सहायक नदी जो ये कोयना नदी है ये कहाँ बहती है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है ये प्रवाहित होती है। 62 नंबर प्रश्न है हमारे सामने, 63 नंबर का प्रश्न कि शीत ऋतु में भारत में उत्तरी भाग में किस कारण वर्षा होती है? तो जो ठंडे के समय में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होता है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना हो सकता है, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ऑल यहाँ पे जो है ये सही है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन एक प्रकार का फाइबर होता है। पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक होता है, और बेकेलाइट जो है वो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक होता है। यानी इसका सही जवाब 3-1-2 हो जाएगा। यानी हमारा 3-1-2 ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई जो है वो वाट हो जाएगा। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और कार्य एवं ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है? वो जूल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हरविंद खुराना को जो है वो जीन के संश्लेषण के लिए जो है उनको सम्मानित या उनको सम्मान दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन की अगर बात करें तो जीवित जीवों के मृत अवशेष से जो है हम लोगों को जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है। एम्फीबिया बताता है। तो देखिए एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबिया जो है ये जल एवं स्थल दोनों जगह पर रहने वाले पशु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषक का साधन है। मशरूम में जो पाया जाने वाला पोषक का साधन है वो हमारा जो है मृतोपजीवी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा इसका राइट जवाब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है तो हम उसको किसी और वीडियो में ऐड कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे 89 क्वेश्चन देखिए कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो भारत सरकार के जो द्वारा है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है और बफर स्टॉक का रखरखाव के पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो देखिए जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है वो ऋणी को होता है, क्योंकि उसे जो है वो उस हिसाब के वैल्यूएशन से पैसे की कम भुगतान करनी पड़ती है। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। 1976 के अंदर जो है वो भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का जो वर्तमान जनसंख्या नीति है वो 2000 है। ये जो है हम लोग का वर्तमान जनसंख्या नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो घृणा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेम शब्द का जो है वो विपरीत है यानी उल्टा है। ठीक है, बाकी प्रणय, प्रीति और अनुराग जो है ये प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट की अगर हम बात करें तो ये अव्ययीभाव समास का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। अव्ययीभाव समास की बात करें तो जिसमें समास का पहला पद अव्यय हो और जिसमें बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिमास हो गया, आजन्मा हो गया, भरपेट हो गया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो वेद प्लस उक्त जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो जो हेनरी डेरी जीवो है, हेनरी डेरी जीवो को जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है कि 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 6, 15 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल राशि इतनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए हम नॉर्मली क्या करेंगे कि जितना पैसा है यानी यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा, इस सब को हम लोग जो है वो पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 रुपया हो जाएगा हमारा 200 पैसा, ये हो जाएगा 50 पैसा और ये तो 20 पैसा पहले से है। अब इसका रेशियो देखेंगे तो ये 2, 6 और 15 के अनुपात में है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 पैसा, ये हो जाएगा हमारा 300 पैसा, ये हो जाएगा हमारा 300 पैसा। यानी पैसे में अगर हम देखें तो टोटल कितना पैसा हो गया 400, 300, 700 और 3 1100। और यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, ये 1 रुपया है तो 1 रुपया पैसा में जो है वो 100 पैसा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200 + 300 + 300, यानी ये टोटल पैसे में देखें तो ये 800 पैसा हो जाएगा। 800 पैसा यानी हो गया हमारा, इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी 8 रुपया हो गया। तो ये पूछ रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है, 50 पैसे का वैल्यू पूछ रहा है। तो यानी हम क्या करेंगे
8 रुपया का वैल्यू कितना दिया है टोटल 2400, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो हमसे पूछा है यहाँ पे 50 पैसे का कितना है, यानी इसका रेशियो पूछा है। तो 50 का जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा इसको जो है 30, तो ये 300 पैसा है, रुपया में कितना हो जाएगा, ये 3 रुपया हो जाएगा। तो 50 का वैल्यू निकालेंगे, 30 दिया 90 जो है हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैथ ही का है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है। देखिए अगर हम यहाँ पे एलसीएम को एलसीएम जो एचसीएफ का 6 गुना है, यानी अगर एचसीएफ हमारा x है तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 6x हो जाएगा। यदि उनमें एक संख्या जो है, यानी एक संख्या कितना दिया हुआ है 45 दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 315 दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे दूसरी संख्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम प्लस एचसीएफ का वैल्यू कितना है 315 दिया हुआ है। यहाँ पे रियल में देखेंगे तो एलसीएम और प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा 6x और प्लस x, यानी 7x इक्वल टू 315। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 45, यानी HCF कितना हो गया, HCF हमारा हो गया 45 और LCM हो गया 45 गुने 6। ठीक है, और आप लोगों को एक फार्मूला पता है, फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर LCM गुने HCF। इस फार्मूला पे हम अगर जब इसको बैठाएंगे तो पहली संख्या हमारी 45 थी गुने दूसरी संख्या, LCM हमारा कितना आया है, LCM आया है हमारा 45 गुने 6। तो यहाँ पे कर लेंगे 45 गुने 6 और HCF कितना है, HCF है 45। तो दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो ये 45 से ये 45 कट जाएगा, तो हमारा सही जवाब जो है 45 गुने 6, यानी हमारा जो है 270 जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि ए बी वृत्त का व्यास है और कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, तो कोण ए डी सी का मान क्या होगा यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसको आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, इसका सही जवाब 120 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में जो है वो टाइम लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं मैथ्स के कुछ एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी का मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन रहे तो आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिफरेंस यानी अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बट्टा 100 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अंतर हमारा है 225 और मूलधन हमको जो है वो ज्ञात करना है, और दर कितना है 5% बट्टा 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मूलधन बराबर हमारा हो जाएगा 225 गुना में जब इसको काटिएगा तो ये 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 25 बट्टा 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुना 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही जवाब जो है वो 90,000 जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देखिए कि ई का जो विपरीत सीधे लिखा है, यानी ई का अपोजिट वी होता है, तो उसी तरीके से हम एन का अपोजिट देख लेंगे, एन का अपोजिट एम होता है, तो लास्ट में एम होना चाहिए, इसमें एम है नहीं। बाकी ई का अपोजिट जो है वो वी होता है, दोनों में वी है, आई भी है, डब्लू भी है, WIVM, यानी 1 2 3 4 तो मिल गया। अब एल का अपोजिट हमको चूज़ करना है, तो एल का जो अपोजिट है वो क्या होगा, एल का अपोजिट ओ होता है। तो ऑप्शन जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा सेट नंबर 2 ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप लोग का मार्क्स कितना आया वो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, और मैथ का क्या पूरा सॉल्यूशन करवाया जाए या सीधे आंसर बताया जाए, ये भी आप लोग सजेशन ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।